Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Today we continue our 10th class chapter 9 chemical equilibrium and our next topic is law of mass action. अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो 1869 में गलबर्ग और वेग ने इसको डिस्कवर किया। इस लॉ के मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के बराबर होता है कि जितनी हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना ही हमारा रेट ज्यादा होगा, मतलब उतने ही हमारे पास रिएक्टेंट्स जल्दी आपस में रिएक्ट करके जल्दी प्रोडक्ट्स बनाएंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स के रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कि जितनी ज्यादा हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होगी उतना ही हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा, उतनी ही जल्दी फास्ट वो रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा। केमिस्ट्री में अमाउंट को हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। हम देखते हैं कि 10 मोल्स हैं रिएक्टेंट्स के, 20 मोल्स हैं, 50 मोल्स हैं, 100 मोल्स हैं। जितने ज्यादा मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स के होंगे उतना ही हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्टर होगा। तो मोलर कंसंट्रेशन जो होती है इस चैप्टर में इसको हम एक्टिव मास से इसको डिनोट किया जाता है। तो एक्टिव मास जो होता है इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से ज़ाहिर करते हैं। तो एक्टिव मास असल में हमारे पास कंसंट्रेशन होती है, तो कंसंट्रेशन का जो यूनिट है हम उसको एक्टिव मास से हम ज़ाहिर करते हैं। इसको स्क्वायर ब्रैकेट से ज़ाहिर किया जाता है कि जिस भी रिएक्टेंट्स की हमने कंसंट्रेशन ज़ाहिर करनी है उस रिएक्टेंट्स को हम लिख के उसके इर्द गिर्द हम स्क्वायर ब्रैकेट लिख देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, अगर हमने इसकी मोलर कंसंट्रेशन इसकी कंसंट्रेशन को हमने ज़ाहिर करना तो हम इसको इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसको ज़ाहिर करेंगे। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम एक्टिव मास कहते हैं जो कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को ज़ाहिर करता है, मोलर कंसंट्रेशन को ज़ाहिर करता है कि ऑक्सीजन के हमने 10 मोल ली है, 20 मोल ली है, 50 मोल ली है, तो इसकी कंसंट्रेशन को हम इस तरह से ज़ाहिर करते हैं एक्टिव मास से। तो अगर हम बुक की डेफिनेशन की बात करें तो बुक में भी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको हम देख लेते हैं। तो बुक में इसकी डेफिनेशन के दो रुख आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट एट विच a substance react is directly proportion to the active mass of that reactant। इस लॉ के मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, अगर हमने एक स्पीशीज का रेट ऑफ रिएक्शन हमने फाइंड आउट करना है तो रेट ऑफ रिएक्शन उस स्पीशीज के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, यानी कि उस स्पीशीज की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। जितनी उस स्पीशीज की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना ही हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। जैसे मिसाल के तौर पर हम देख लेते हैं, ये हमारे पास दो तरह के रिएक्टेंट्स हैं, कोई भी रिएक्टेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, कोई भी हमारे पास दो तरह के रिएक्टेंट्स हैं और ये आपस में रिएक्ट करके हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। हमने ए का रेट हमने फाइंड करना है, ए का रेट, तो हमें ए की कंसंट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। जितनी ज्यादा ए की कंसंट्रेशन होगी उतना ही इसका मतलब है ए ज्यादा रिएक्ट करेगा, इतना ही ए का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। इसी तरह अगर हमने बी का हमने रेट फाइंड करना है तो बी की कंसंट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के वो रेट जिसमें एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है उसके मोलर कंसंट्रेशन के, यानी कि उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कि जितनी हमारे पास एक स्पीशीज का रेट ज्यादा होगा इसका मतलब है उसकी उतनी ही ज्यादा कंसंट्रेशन है। तो इसकी डेफिनेशन का दूसरा रुख ये है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर हमने ओवरऑल रिएक्शन का रेट चेक करना है तो हमें इन दोनों की कंसंट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। पहले तो हमने देखा था कि हमने सिर्फ एक स्पीशीज का रेट चेक करना था, अब हमने ओवरऑल रेट चेक करना है क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट करती है तभी प्रोडक्ट्स बनती है ना। तो अकेली ए नहीं रिएक्ट करती, बी भी रिएक्ट करती है, तो हमने इनका ओवरऑल अगर हमने रेट चेक करना है तो इन दोनों की कंसंट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो इन दोनों की कंसंट्रेशन के मजमूए के बराबर होगा। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि मजमूआ, कि हमारे पास दोनों रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस के मजमूए के बराबर होता है। और एक्टिव मास जो होता है वो मोलर कंसंट्रेशन होती है कि दोनों रिएक्टेंट्स की अगर हमें कंसंट्रेशन का पता है कि मतलब ए रिएक्टेंट्स के हमारे पास 50 मोल हैं, बी के 70 मोल हैं, ठीक है, तो हम उसका हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं क्योंकि
वो उसकी मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा उसकी मोलर कंसंट्रेशन होगी, जितनी ज्यादा उसकी रिएक्टेंट स्पीशीज की अमाउंट होगी, उतना ही हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा। तो इस पूरी की पूरी डेफिनेशन को हम मैथमेटिकली तौर पर एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जो कुछ भी इस डेफिनेशन में हमने बयान किया उसको हम मैथमेटिकली तौर पर प्रूव करते हैं। जैसे हमारे पास दो तरह के रिएक्टिंग स्पीशीज हैं, ए और बी, और ये आपस में रिएक्ट करके हमारे पास सी और डी बना रहे हैं। अब ए बी सी डी को हम एक्टिव मास की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हमने हमारे पास जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स थे उनको मोलर कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिख लिया कि उनको हमने एक्टिव मास के फॉर्म में लिख लिया। तो ये हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है ये एक्टिव मास को ज़ाहिर करती है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन को ज़ाहिर करती है कि ए की मोलर कंसंट्रेशन, बी की मोलर कंसंट्रेशन, सी और डी की मोलर कंसंट्रेशन, इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट से शो किया हुआ। तो यहाँ पे दो तरह के रेट ऑफ रिएक्शन हो रहे हैं। एक होता है हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और दूसरा हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हो रहा है जहां प्रोडक्ट्स आपस में मिलकर रिएक्टर्स बना रहे हैं। तो पहले हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन देख लेते हैं कि वो क्या होता है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है कि ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, जितनी हमारे पास इन दोनों की कंसंट्रेशन होगी उतना ही हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो इसको हम मैथमेटिकली तौर पर यहाँ पे लिख लेते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो रिएक्टेंट्स के डायरेक्टिव पोर्शन होता है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के डायरेक्टिव पोर्शन होता है कि जितनी हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना ही हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा। तो इस तरह से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स के रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, यानी कि एक्टिव मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हमें खत्म करने के लिए यहां हम कोई कांस्टेंट यूज करेंगे। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हमने खत्म करने के लिए यहां पर हमने कोई कोफिशिएंट यूज किया है कि कोफिशिएंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हमने यूज किया कि ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करने के लिए। जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो उसके लिए हमें कोई ना कोई कांस्टेंट यूज करना पड़ता है। तो कांस्टेंट हम यूज करेंगे तभी हमारे पास ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म होगा, वरना ये खत्म नहीं हो सकता। तो इस तरह हम रेट ऑफ रिवर्स, तो इसके बाद हम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की बात करते हैं कि वो क्या होता है। कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जाहिर सी बात है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट्स के डायरेक्टली पोर्शन होता है, इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन प्रोडक्ट्स के डायरेक्टली पोर्शन होता है कि जितने हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे उतना ही हमारे पास जो रेट है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि उतना ही रिएक्टेंट्स की साइड में जाएगा। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो प्रोडक्ट्स के एक्टिव मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, यानी कि प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कि जितनी हमारे पास प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन होगी यानी कि अमाउंट होगी उतना ही हमारे पास रेट रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, उतना ही हमारे पास रिएक्टेंट्स बनेंगे। तो इसकी भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करने के लिए हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज किया कि कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम स्टेज पे जब हम जाते हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं। तो इस तरह ये दोनों रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये इक्विलिब्रियम स्टेज पे बराबर हो जाते हैं। इस तरह हम इनको नीचे लिख लेते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेज पे ये दोनों रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो गए। तो इस तरह हम इनकी जो इक्वेशन है ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इसके बराबर है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इसके बराबर है, इसके बराबर है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की इक्वेशन यहाँ पे लिख ली है। अब इन दोनों को हम रीअरेंज करते हैं। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है के आर, और यहाँ पर आकर ये डिवाइड हो जाएगा के एफ के साथ आकर, और ए बी जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ पे आगे सी और डी के नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास रीअरेंज होके नीचे आ गया। के एफ जो था वो इधर ही है, और ये ए बी जो था यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, ये यहाँ पर आके डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे हमने नीचे लिख दिया इसको। इस तरह ये जो के आर था ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पर आगे डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे हमने नीचे इसको लिख दिया। और इस के एफ और के आर को ये जो कोफिशिएंट है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के, ये हमारे पास, इसको हम केसी से जाहिर कर लेते हैं। तो ये जो केसी होता है इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो यहां इसकी जगह हम यहां पे लिख लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास केसी की वैल्यू आ गई। तो हमने के एफ और के आर की जगह पे केसी लिख लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लिया।
तो ये यहाँ उसकी वैल्यू आ गई। तो ये केसी की बड़ी अहमियत होती है रेट ऑफ डायरेक्शन को डिस्कवर करने के लिए। तो आगे हम इसकी इंपॉर्टेंस भी देखेंगे।